हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर फुल टेस्ट होने वाला है। हालांकि फुल टेस्ट तो हम काफी लंबे समय से लगा रहे हैं क्योंकि इस मंथ हमने टोटल आपके फुल टेस्ट ही लगाए हैं, लेकिन जीएस के यहाँ पर जो 140 क्वेश्चन है यहाँ पर पूरे लगाएंगे। हिंदी के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो अलग वीडियो में आते हैं, प्रॉपर हिंदी में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी देखते हैं, बहुत सारे लोग जीएस देखते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम हिंदी और जीएस को अलग अलग सेपरेट यहाँ पर हम बनाते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। एक बार जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा मिलता है। 214 से ज्यादा हम टेस्ट सीरीज को यहाँ पर लगा चुके हैं इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। अभी हाल ही में हमारी करंट अफेयर्स का भी सेशन स्टार्ट हो गया, करंट अफेयर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। करीब हम 4 वीडियो करंट अफेयर्स के अभी तक बना चुके हैं। एक मोस्ट पॉपुलर जो आपकी वीडियो आने वाली है 600 प्रश्नों की वीडियो है जो कि टोटल करंट अफेयर्स की और पूरे साल भर का करंट अफेयर्स इसमें कंप्लीट करवाया गया है, तो उसको भी आप एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। अभी आई नहीं है, अभी आ जाएगी, लेकिन 1 से 2 दिन में ही समय लगेगा, आ जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा उत्तर सही है, उसका आंसर दीजिए। चलिए सबसे पहले तो हम जूम कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा दिखता शायद में भी कम है, तो अब ठीक है ना। चलिए, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। क्या बात सही है? बिल्कुल बात ठीक है। क्या है? बिल्कुल बात ठीक है। 1764 का समय अब आपको याद आ गया होगा, है ना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। दूसरा है 1765 में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की थी। हाँ, ये भी बात ठीक है। 1764 में जब बक्सर की युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तब इसमें कौन? भारतीय हारे और कौन जीत गए थे? आपके अंग्रेज जीत गए थे। अब अंग्रेज जब जीत गए तो उन्होंने संधि भी की। जब संधि की तो उन्होंने अपनी सेवा शर्तें अपने हिसाब से मनवाना स्टार्ट कर दिया था, तो बंगाल में राज्य स्थापित करने में बहुत सारी इसमें मदद जो है प्रदान की थी। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्लासी के युद्ध का जो आपका ध्यान रखना है, प्लासी के युद्ध की जो पुष्टि है वो बक्सर के युद्ध ने ही पूर्ण कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। क्या थे? महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अगर हम बात करें तो ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर की बात करें, कौन से थे? 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ थे। अब इनको छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता कैसी है? संदिग्ध है, मतलब कि थे नहीं थे, सारा अनुमान है, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला गलत है। जैन मतावली मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है, 23 पूर्ववर्ती थे, ये तो करेक्ट है। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर भी जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी? बड़ा प्यारा और छोटा क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश का था, कनिष्क था जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति को आयोजन जो किया था। आपकी बात करें बौद्ध संगतियों की तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है, जिसमें पहली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में होती है, सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके महाकश्यप थे और आपके शासनकाल अजातशत्रु का था। वहीं दूसरी अगर बात करें द्वितीय बौद्ध संगति की तो आपकी वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। सर्वकामनी इसके कौन से अध्यक्ष थे? और काला शुक का शासनकाल था शिशुनाग वंश का। वहीं तीसरी अगर बात करें तो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, अशोक मौर्य वंश का शासनकाल था। और चौथी मैंने बताया कुषाण वंश में हुई थी, कनिष्क इसके शासनकाल में। शेरशाह के प्रशासन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? शेरशाह के प्रशासन के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है बात करें। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनों में उपविभाजित किया जाता था। करेक्ट है। दूसरा है, बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनों पर सीधे प्रशासन नहीं, ये सरकारी कर्मचारी थे इसके, है ना, परगनों में सीधा प्रशासन ही नहीं करता था, माध्यम से करता था। तो केवल डी ऑप्शन रहेगा, केवल एक ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम भारत पर था? तो चंद्रगुप्त का प्रभाव ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है कि पश्चिम भारत पर भी था, मतलब कि गुजरात के क्षेत्र पर था? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो कहता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे बात करें, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। करेक्ट है। तिलक ने होम रूल आंदोलन के सचिव एन.सी. केलकर थे। हम कहेंगे ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला यहाँ पर जो है हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेंगे सैयद अहमद खान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। सैयद अहमद खान के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक, अरे पक्के समर्थक तो थे ही नहीं, वो विरोध करते थे। मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुमदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नहीं, बल्कि इन्होंने तो शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए थी, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर इन्होंने इस्लामी शिक्षा के लिए इन्होंने नहीं कही थी। तो पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। तो अब दूसरे वाले ऑप्शन बहुत सारे लोग को डाउट होगा कि सर आप गलत बता रहे हो, तो एक बार अपनी कॉपी चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये इस्लामी शिक्षा के समर्थक नहीं थे, बल्कि ये बात कहते थे भाई शिक्षा मिलनी चाहिए, ना कि इस्लामी शिक्षा। इस्लामी शिक्षा नहीं, शिक्षा मिलनी चाहिए। इस्लामी शिक्षा हुआ, मंदिर मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ, ये कहते थे अल्पकालिक अच्छाई है, दीर्घकालिक जो अच्छाई है वो शिक्षित होने में है, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर क्वेश्चन की बात करेंगे, ऋग्वेद के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऋग्वेद के बारे में इसके मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए उच्चारित किया जाता था, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, एक तो ऐत्रेय था, दूसरा कौशिकी था, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों सही है, तो डी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र जिस किस स्थान से पाया गया। तो एकमात्र ऐसा है जो शिला रूप चित्र है और यह किस स्थान पर पाया गया है और अशोक का है, तो हम कहेंगे कंगनहल्ली में पाया गया। कहां पर? कंगनहल्ली में पाया गया और यह कर्नाटक में है। कहां पर है? यह कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक में भी अगर बात की जाए तो गुलबर्ग जिले में है। कहां पर है? गुलबर्ग जो है जिला है, वहां पर यह पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया मंदिर था? तो इन चारों में से चोल राजाओं ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो हम कहेंगे बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में जो आपका है चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के द्वारा त्यागपत्र देने का कौन सा कारण था? 1939 का समय था, सभी प्रांतों से भारतीय मंत्रियों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। लेकिन कारण क्या था? कारण था कि प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर देना ब्रिटेन का ये सबसे बड़ा, आप कह सकते हो कि कारण रहा है कि भारतीय मंत्रियों के द्वारा त्यागपत्र देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नमक सत्याग्रह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नमक सत्याग्रह के बारे में देख लेते हैं। पूरे तटीय भारत में नमक कानूनों का उल्लंघन किया गया। जो पूरा तट का क्षेत्र था वहां पर सभी तटों पर नमक कानूनों का विरोध किया गया, उल्लंघन किया गया। करेक्ट है। महिलाओं की इसमें सर्वाधिक सहभागिता देखने को मिलती है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया था। करेक्ट है। किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि इस समय देखी गई थी, ये भी करेक्ट है। तो हमारा रहेगा एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो चोरी चोरा घटना। कौन सी थी? चोरी चोरा जो घटना थी आपकी गोरखपुर जिले में थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहां पर हुई थी? गोरखपुर जिले में हुई थी चोरी चोरा घटना में के बाद 5 फरवरी 1922 को, कभी कभी डेट भी आ जाता है तो बता सकते हो, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट आता है, कौन सी पुस्तक बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक है, इनमें से बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बुद्ध और कार्ल मार्क्स। क्या लिखी है? बुद्ध और कार्ल मार्क्स जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। यहीं अगर बात करें, छोटा सा एक क्वेश्चन ये भी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? क्या लिख रहा हूं, एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो हिंद स्वराज की बात करें तो गांधी जी की पुस्तक। किसकी? गांधी जी की है। माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो हम कहेंगे विल क्लिंटन। किसकी है? विल क्लिंटन की पुस्तक है। आपको बाकी और भी आप अजीज है, आप ध्यान कर लीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संदर्भ पर विचार कीजिए। अब प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है, क्या विचार करना है? यह वर्ष 1885 में बंबई में हुआ था। करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला हमारा जो यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रंथ है और लेखक है, कौन सा ग्रंथ किस लेखक से संबंधित है। किताब उल हिंद की बात करें अलबरूनी लेखक है, रिहला की बात करें तो इब्न बतूता संबंधित है, हुमायूं नामा की बात करें गुलबदन बेगम संबंधित है, बादशाह नामा की बात करें लाहौरी संबंधित है। आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, मिलाते हुए आपको याद कर लेना है क्योंकि इंपोर्टेंट रहते हैं।
नेक्स्ट आएगा यात्री हैं और देश है, कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, करेक्ट है। मार्को पोलो इटली का यात्री था, ये भी करेक्ट है। अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था, कहां का था? तुर्की का नहीं था, बल्कि अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था। और बात करें नूनिच की, ये पुर्तगाल का यात्री था। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ए, बी और डी सही है, तो हम कहेंगे 3 सही है, जबकि सी वाला गलत था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात करें तैमूर का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण जो है 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध की बात की जाए तो 1565 में हुआ था। घाघरा के युद्ध की बात की जाए तो 1529 में हुआ था। और चंदावर के युद्ध की बात किया तो 1194 में हुआ था। अब आप देखोगे ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, तो हमारा सी वाला सही रहेगा, पहले चौथे नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर आपका अंतिम में चौथे नंबर पर। तो यहां पर इस तरीके से आप जो है याद कर लीजिएगा। मध्यकालीन विद्वानों में कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था? तो इन चारों में जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? तो हम कहेंगे जैन धर्म के अनुयायी तो थे हेमचंद्र सूरी थे। कौन थे? हेमचंद्र सूरी थे। बंगाल के निम्नलिखित किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाने वाले कौन से बंगाल के शासक थे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मीर कासिम थे। कौन थे? मीर कासिम थे। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को इन्होंने स्थानांतरित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों पर विचार करना है और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे अब सबसे पहले इसमें चारों में कौन सा लड़ा गया था? तो हमें अंबर का युद्ध दिख रहा है, अगस्त 1749 में लड़ा गया था, अगस्त 1749 में, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा लड़ा गया था? तो हम कहेंगे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध ये रहा आपका जून 1757 में लड़ा गया था। उसके बाद हमारा आता है बांडीवास का युद्ध, आपका जनवरी 1760 में लड़ा गया था। और बक्सर के युद्ध अंतिम में आपका कब लड़ गया था? अक्टूबर 1764 में। तो आप कहोगे यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा कौन सा करेक्टर सही रहेगा? हम कहेंगे दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला चौथे नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरा वाला, फिर आपका पहला वाला चौथे नंबर पर। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखने होंगे, एग्जाम में इस टाइप में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। संधि है और वर्ष है, कौन सी संधि कब हुई थी? एक बार बात कर लेते हैं। जैसे इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि की अगर हम बात करें, एक मिनट, इलाहाबाद की संधि की बात करें अगर हम, तो आपकी 1765 में की गई थी। मंगलौर की संधि की बात करें 1784 में की गई थी। सालवाई की संधि की बात करें 1782 में की गई थी। मद्रास की संधि आपकी 1769 में की गई थी। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारा सही होगा वो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संधियों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किस गवर्नर ने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या किया गया था? सहायक संधि प्रणाली को, सूत्रपात या सहायक संधि प्रणाली को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं, उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये किसके बाद में स्पष्ट किया गया था? तो आई.सी. गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये बात कही थी, जो मूल अधिकार है भाग 3 में वो किसी भी संवैधानिक कानून उपबंधों से समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये गोलखनाथ बनाम कब से संबंधित है? 1967 से संबंधित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करने के समय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है? तो कौन से सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है? तो हम कहेंगे ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर संगठन हो, करेक्ट है। ऐसे सदस्यों का संघ जिनकी संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 हो, ये चीज नहीं देखी जाती है। ऐसे सदस्यों का संघ जिनका संसदीय कार्य एक विशिष्ट कार्यक्रम हो, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है? राज्यसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, करेक्ट लिखा है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति जो है नहीं है, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने की शक्ति भी नहीं है, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं करती, क्यों नहीं करती? बजट पर जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण पर होता है, चर्चा तो करती है। तो हम कहेंगे डी वाला गलत है, जो कि वही ऑप्शन जो आपका जो गलत है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोक लेखा समिति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? लोक लेखा समिति के बारे में सदन के द्वारा भारत सरकार की व्यय के लिए किए गए अनुदानों में विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना होता है, करेक्ट है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा दिए गए विवरण की समीक्षा भी करना होता है, ये भी करेक्ट है। सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके लोक लेखा समिति के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसद की विधायी शक्ति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? संसद की विधायी शक्ति के बारे में विचार करना है राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के संदर्भ में यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इसे वांछनीय ना समझे, करेक्ट है।
किसी देश के साथ की गई संधि करार अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए चाहे वह राज्य सूची में आता हो, संसद की विधायी शक्ति के संदर्भ में दोनों बातें सही हैं। हम कहेंगे एक और दो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बी वाले पे टिक का लगा देंगे। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी की बात की जाए, प्राक्कलन समिति के कृत्यों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। प्राक्कलन समिति के बारे में विचार करना है प्रशासन में दक्षता और मतभेदता लाने के लिए एक वैकल्पिक नीति के बारे में सुझाव देना होता है। करेक्ट है। यह परीक्षा करना क्या धन विधेयक प्राक्कलनों में निहित नीति के सीमाओं के अंदर अच्छी तरह व्यय किया गया है अथवा नहीं किया गया है। हम कहेंगे ये भी करेक्ट है, तो सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार लेकिन जो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, इतना तो आप लोग कर सकते हो। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, और यूपीएससी नट ऐप पर यूपी पीसीएस जो आपका एग्जाम आ रहा है, यूपी पीसीएस एग्जाम आ रहा है 12 अक्टूबर को, इसके लिए बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आपका कोर्स यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्या पता आपको कब लॉन्च हो जाए, इसलिए ज्वाइन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन या यथा प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मूल अधिकार के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सीधी बात ये कह रहा है आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो मूल अधिकार है, कौन सा ऑप्शन सही है। यह अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है। करेक्ट है। इसे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है अथवा नहीं, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, विधि के द्वारा ही छीना जाएगा अथवा नहीं छीना जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन सही हैं। भारत में संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में संयुक्त अधिवेशन के बारे में, ज्वाइंट आपके अधिवेशन जो होता है उसके बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निराकरण के लिए कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति जो है सशक्त करने वाला समर्थक उपबंध करता है, बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है, ये भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे संसद की संरचना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। संसद की संरचना के बारे में विचार करना है। भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से बनती है। करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। गलत लिखा है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग पता होगा आपको तो गलत लिखा है, केवल पहला वाला सही है, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, गलत कौन सा है बात करें। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। करेक्ट है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति हटाना इसका पद से होता है, ये भी करेक्ट है। वेतन भत्ता जो होता है भारत संचय निधि से दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। इसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भारत सरकार के अधीन आगे एवं बने रहने के लिए पात्र नहीं, ये किसी भी कार्य में कार्य करने के लिए बाध्य जो है भारत सरकार की नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किस में निहित है। तो भाई बात कर रहा है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख को विनिश्चय करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस पुरुष स्त्री के साक्षरता का प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है। तो न्यूनतम अंतर कहाँ का है, मेघालय का है, ध्यान रखना है। अगर बात करें 76% पुरुष हैं और 72.9% साक्षरता दरों में आपका 3.1% की केवल अंतर है। मतलब अगर हम कहें जो मेल है वो आपके 76% शिक्षित है और फीमेल की बात करें यहाँ पर 72.9% शिक्षित है। टोटल जो अंतर निकल कर रहा है 3.1% का अंतर जो है निकल कर आ रहा है। बाकी सभी राज्यों से मेघालय में जो न्यूनतम अंतर देखने को मिल रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले जिलों का घटते क्रम में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए घटते क्रम में बताएं तो गौतम बुद्ध नगर सबसे शिक्षित है, उसके बाद कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, तो हम कहेंगे सी वाला जो है आपका घटते हुए क्रम में नजर आ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम है। ऐसा कौन सा राज्य जिसका लिंगानुपात न्यूनतम है, तो हम कहेंगे हरियाणा का लिंगानुपात न्यूनतम है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है 879, 879 लिंगानुपात है। वहीं अगर बात करें सिक्किम का 890 है। पंजाब की बात करें तो 895 है। और हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर कितना है 889 है। बाकी और भी याद कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है। यौन अनुपात की बात कर रहा है कितना है, तो हम कहेंगे जो यौन अनुपात है 914 है। कितना है 914 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार कौन सा ऑप्शन सही है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बात करें यहाँ पर हम कौन सा सही है, तो यहाँ पर स्टॉकहोम के बारे में बात करें तो वर्ष 2025 में यह पुरस्कार जो है जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर बिलोस्वेल को वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन को प्रभावी अग्रणी शोध के लिए सम्मानित किया गया। करेक्ट है। यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जल विज्ञान प्रबंधन संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर टाइगर सफारी की तर्ज पर डॉल्फिन सफारी की शुरुआत की जा रही है? टाइगर सफारी की तर्ज पर डॉल्फिन सफारी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में वाराणसी में की जा रही है। कहां पर? वाराणसी में की जा रही है। बहुत बड़ा उपलब्धि है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया। यह किस जनपद में अवस्थित है? तो दधीची कुंड की बात करें तो सीतापुर जनपद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन प्रारंभ किया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन आपका लखनऊ में उत्पादन किया जा रहा है और पहली खेप आपको फिलीपींस को निर्यात भी की गई है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाग MK2 के संदर्भ पर बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? नाग M2 के बारे में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इस DRDO, किसका? DRDO द्वारा पूर्णतः यह स्वदेशी मिसाइल है। कैसी है? पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है, करेक्ट है। यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल में है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करेंगे बात भारतीय थल में रोबोटिक कुत्तों की एक यूनिट को किस नाम से शामिल किया गया? तो रोबोटिक कुत्तों की यूनिट को शामिल किया गया भारतीय थल में, तो हम कहेंगे वो थल आपका संजय है। क्या है? संजय नाम से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सर्वाधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है? दुनिया की सर्वाधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी की बात करें आपका JSW स्टील बन गई। कौन सी बन गई है? JSW, ध्यान रखिएगा। JSW है आपकी स्टील, आपकी निर्माता कंपनी दुनिया की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी के रूप में उभर आई है। नेक्स्ट बात करेंगे नीति आयोग के द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य को समग्र रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो शीर्ष स्थान किसको प्राप्त है? उड़ीसा राज्य को प्राप्त है। G20 का 20वां शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जाना सुनिश्चित है? तो G20 का 2025 का 20वां शिखर सम्मेलन है और जो स्थान है आपका दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। क्या है? साउथ अफ्रीका में यहां पर किया जाएगा, प्रस्तावित किया गया है कि होने की संभावना जताई जा रही है। कैलीफेंड के संदर्भ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कैलीफेंड क्या है? तो कैलीफेंड का उपयोग जो है प्रयोग प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए किया जाता है, करेक्ट है। यह उन निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करेगा जो अपने उद्योगों में आनुवंशिक डाटा का उपयोग करती है। ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? यौन संचारित रोग यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे स्कर्वी जो रोग है यौन संचारित नहीं है, जबकि सिफिलिस, गोनोरिया और हेपेटाइटिस बी आपके यौन संचारित रोग हैं, सेक्सुअली रोग है, आपको ध्यान रखना है। किस झील की ऊपरी सतह पर हिमशीतित होकर बर्फ बन गई तली पर जल का तापमान लगभग कितना है? तो हम कहेंगे जल का तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में यहाँ पर घटाव देखने को मिलता है। विटामिन के संदर्भ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? शरीर में संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक है, करेक्ट है। आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन B12 सहायक होता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। ये ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का निम्नलिखित में से क्या उपयोग होता है? किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करना होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है? किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान की बात कर रहा है किस में होगा? तो हम कहेंगे नाभिक में होगा। किस में होगा? नाभिक में होगा। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से किस एक का उपयोग करता है? अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ जो है कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? बढ़िया क्वेश्चन है। हम कहेंगे पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। कौन सी? जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, अगर चमगादड़ की उड़ान पथ में अगर कोई अवरोध आता है तो यह तरंगों का प्रयोग जो है करता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मानव का पाचन तंत्र और पाचन की प्रक्रिया जो है कहां से प्रारंभ होगी? मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है। कौन सी? मुख्य गुहिका से जो है प्रारंभ यहाँ पर हो जाती है। शुष्क सेल के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? शुष्क सेल के बारे में, इसमें विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है, करेक्ट है। विद्युत का उत्पादन उसमें ऊर्जा से नहीं होता बल्कि रासायनिक ऊर्जा से होता है। केवल ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन आपका ईंधनों में गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। मानव रोगों में कौन सा एक जो रोग है वायु द्वारा फैलता है? तो इन चारों में ऐसा कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है? हम कहेंगे यक्ष्मा रोग है। कौन सा है? यक्ष्मा रोग जो होता है वायु के द्वारा फैलता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, जैसे थूक, खांसी, छींक, जल वायु के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। बच्चों को BCG के टीके लगवाने से क्षय रोग नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सोडियम धातु का संग्रहण किस में किया जाता है। सोडियम धातु का संग्रहण की बात करें मिट्टी के तेल में किया जाता है। किसमें? मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का संग्रहण को किया जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? न्यूनतम वायु प्रदूषण में कौन कौन सा करता है? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन जो है आपका न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, जबकि कोयला, डीजल और मिट्टी का तेल सबसे ज्यादा इनमें वायु प्रदूषण करते हैं। नियोन गैस के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। नियोन गैस के बारे में कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? बात करें, इसका उपयोग स्फुरिलिप्त बल्बों में चमकने वाले विज्ञापनों में किया जाता है। करेक्ट है। नियोन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जो विमान चालक होते हैं हिलाते रहते हैं, कुछ लाइट सी चमकती रहती है, वो नियोन लैंप का ही प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। एक और दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन से तत्व समूह यहां पर पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये तीनों आपके पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हालांकि और भी बात करें, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया और सल्फर हो गया, ये आपके 6 ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन पर विचार कीजिए, इनके अणुभारों को बढ़ते क्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में विस्तार करना है, जैसे कैसे करेंगे? तो बात करें, सबसे पहले आपका मीथेन आ जाएगा, यहां पर लिखते चलता हूं, मीथेन आ जाएगा। मीथेन के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? एथेन आ जाएगा। एथेन के बाद आपका बात करें तो प्रोपेन आ जाएगा, और प्रोपेन के बाद अंतिम में बात करें तो आपका ब्यूटेन आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो रहेगा यहाँ पर डी वाला रहेगा, पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर अंतिम में चौथा आपका चौथे नंबर पर। तो हम कहेंगे यहाँ पर डी वाला यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। रोग है और कारण है, कौन से रोग से कौन सा कारण है? जैसे खैरा से बात की जाए तो जस्ते की कमी से होता है। मिक्सिडीमिया से बात करें तो यहाँ थायरॉइड की कमी से होता है। ग्वाइटर की बात करें तो आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करें विटामिन सी की कमी से होता है। यहाँ बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित रोग हैं और प्रभावित अंग, कौन सा रोग किस प्रभावित अंग से प्रभावित है? जैसे मोतियाबिंद की बात करें तो आंख से प्रभावित है। पीलिया की बात किया तो यकृत से प्रभावित है। टाइफाइड की बात किया तो आंख से प्रभावित है। और निमोनिया की बात करें तो फेफड़े से प्रभावित है। हम कहेंगे केवल एक ऑप्शन सही था हमारा बी वाला, बाकी ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान नहीं थे। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव शरीर में लोहे की कमी में कौन सी बीमारी होती है? मानव के शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है। कौन सी? रक्त क्षीणता, एनीमिया की बीमारी होती है। कौन सी? आपकी एनीमिया की बीमारी जो है हो जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति आपकी क्या होती है? सेल वॉल से प्रभावित होता है। किससे? सेल वॉल से जो है हम कहेंगे प्रभावित होता है, अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो कोशिका झिल्ली के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, करेक्ट है। यह कोशिका एक निश्चित आकार के बनाए रखने में मदद करती है, भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो हम कहेंगे तिल्ली में बनती हैं। कहां पे? तिल्ली में आपकी कहेंगे लसिका कोशिकाएं बनती हैं। कौन सा एक भारतीय का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इन चारों में प्रवाल द्वीप कौन समूह कौन सा? लक्षद्वीप। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टोंगुप दर्रा कौन सा है? टोंगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने भी पहली बार सुना है। टोंगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? हम कहेंगे म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग, ध्यान रखना है। तो पूर्वोत्तर भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र को यह मणिपुर से, मणिपुर एवं म्यांमार से जोड़ता है। आपको यह भी देखा, अगर राज्य पूछा जाए तो मणिपुर राज्य में है भारत भारत में पर्वतों के अवस्थापन पर विचार करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर बताइए, मतलब कि साउथ से आपको नॉर्थ में चलना है, कौन सा यहाँ पर पड़ेगा? जब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कौन सा पड़ेगा? दोदा बेटा पड़ेगा, है ना। दोदा बेटा के बाद कौन सा पड़ेगा? कैलाश नहीं, कैलाश नहीं पड़ेगा। दोदा बेटा के बाद विंध्याचल पड़ेगा, धौलागिरी, फिर कैलाश। हमारा ए ऑप्शन रहेगा। दक्षिण में आपका दोदा बेटा, उसके उत्तर में विंध्याचल, फिर आपका धौलागिरी उत्तर में, फिर आपका सबसे उत्तर में कैलाश पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर, ये साइड बात कर रहा है, आपके वेस्टर्न घाट में कौन सी झील अवस्थित है? तो हम कहेंगे अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी कहां पर है? केरल के तट पर यह स्थित है, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों पर विचार करें, उनको पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। कैसे करना है? ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, है ना, फिर उसके बाद आपका समताप मंडल आ जाएगा, दूसरे नंबर फिर आपका मध्य मंडल आ जाएगा, तीसरे नंबर फिर आपका महामंडल आ जाएगा, चौथे नंबर पर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर था, पृथ्वी की सतह से चलना था, हमें ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में विचार करें उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब कि नॉर्थ से दक्षिण
दक्षिण की ओर, साउथ की ओर यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में विचार करना है तो हमारा रहेगा सबसे उत्तर में झेलम रहेगी, है ना, पहले नंबर पर आ गया। फिर आपकी चेनाब रहेगी, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर आपकी रावी रहेगी तीसरे नंबर पर, अंतिम में सबसे दक्षिण में आपकी सतलज रहेगी चौथे नंबर पर। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वायु प्रदूषक और प्रभाव है, मिलाना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है आपका किससे संबंधित रहेगा, वायुमंडल में ओजोन के परत से हास्य से संबंधित रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो अम्लीय वर्षा से संबंधित रहेगा। सीसा का यौगिक की जैसी बात की जाती है तो मानव तंत्र के नुकसानदेह संबंधित है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के योगदान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला रहेगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे घास के प्रकार है और देश है, कौन सा घास का प्रकार किस देश में है। जैसे लानोस की बात करें तो वेनेजुएला में है, प्रेरी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पंपास की बात की जाए तो कहां पर है, अर्जेंटीना में है, और डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा इनमें से, डी वाला सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे महासागरीय धाराएं हैं और महासागरीय धारा कौन से तट पर बहती है। जैसे हम्बोल्ट की धारा चिली पेरू के तट पर बहती है, उत्तरी अटलांटिक अपवाह की धारा यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे के तट पर बहती है, बेंगोला की धारा नामीबिया अंगोला के तट पर बहती है, और अगलवास की धारा मोजाम्बिक मेडागास्कर के। तो हम कहेंगे ए ऑप्शन है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो हम कहेंगे अटाकामा। कौन सा है, अटाकामा है। आगे कहां पर है, चिली में है, दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल। ये ऐसा मरुस्थल है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ग्रह पर ही चले गए हो। तो ध्यान रखना है अटाकामा सबसे शुष्क मरुस्थल में आता है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में कौन सा एक तटीय निक्षेपण के लक्षण नहीं है। तटीय निक्षेपण कौन सा नहीं है, टॉम्बोलो है, स्प्लिट भी है, बालूरोध का। लेकिन स्टैक की बात करें आपके तटीय आपके निक्षेपण के लक्षण में नहीं आती, आपको ध्यान रखना है। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक अपरदित स्थलरुद्ध है जहां पर समुद्री महराबों की छतें टूट जाती हैं और चट्टानों का अगला भाग समुद्री जल में एक स्तंभ के रूप में खड़ा होता है, उसे हम स्टैक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नहीं है। कावेरी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, तो इंद्रावती सहायक नहीं है। इंद्रावती सहायक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंद्रावती किसकी सहायक है, इंद्रावती भैया गोदावरी की सहायक, किसकी, गोदावरी की सहायक है। हम कहेंगे अर्कावती, हेमावती और अमरावती ये आपकी कावेरी के सहायक है। तो ऑप्शन में आपका ए वाला जो यहाँ पर सही था, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र जो है लोहे और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। तो कौन सा केंद्र है, हम कहेंगे भद्रावती लोहे इस्पात के लिए जाना जाता है, विशाखापट्टनम भी, सेलम भी। रेणुकूट नहीं जाना जाता है, रेणुकूट जो है आपका नहीं जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। रेणुकूट क्यों नहीं जाता है, रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, किसके, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है। हिमालय की पीर पंजाल माला की बात करें तो लघु हिमालय का भाग, किसका, लघु हिमालय के भाग के रूप में जानी जाती है। लेटेराइट मृदा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। लेटेराइट मृदा के बारे में, यह सामान्यतः लाल रंग की होती है, करेक्ट है। इसमें टैपियोका एवं काजू की अच्छी उपज होती है, भी करेक्ट है। तो सी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन हमारे सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर अवस्थित है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की जैसे नाम आता है तो हम कहेंगे पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, क्या हो गया है, अंडमान निकोबार की राजधानी था, अंडमान निकोबार की राजधानी अब क्या हो गया है, श्री विजयपुरम हो गया। क्या हो गया, श्री विजयपुरम हो गया, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है स्थित है, आपको ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार करें। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों की विचार करें, कौन सा है, तो हम कहेंगे तिस्ता। अच्छा, इनको पश्चिम से पूर्व की ओर लिखना है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर लिखना है। तो तिस्ता आएगा पहले नंबर पर, फिर आपका संकोच आएगा दूसरे नंबर पर, फिर आपका सुवर्णसिरी आएगा तीसरे नंबर पर, अंतिम में आपकी सबसे पूर्व में कौन सी होगी, लोहित होगी। तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जो नदियां आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्थल और नदियों का संगम है, कौन से स्थल पर कौन सी नदी का संगम है। जैसे रुद्रप्रयाग में बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी है, कहां पर, अलकनंदा और मंदाकिनी है। विष्णु प्रयाग में बात की जाए तो अलकनंदा और धौलीगंगा है, ठीक है। कर्ण प्रयाग में बात करें तो अलकनंदा और पिंडार है, और देव प्रयाग में बात करें तो अलकनंदा भागीरथी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित में से किस तट पर चिल्लिका झील अवस्थित है। तो ऐसा कौन सा तट है जहाँ चिल्लिका झील है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है, उत्तरी सरकार तट है। कहां पर, उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट है, और भारत में खारे पानी के लेगून झील के रूप में चिल्लिका को जाना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार करने के क्रम में भूषण रामकृष्ण गवई कौन से अनुक्रम के स्थान पर है। तो इन 52
चौथे स्थान पर है भूषण राम कृष्ण गवई जो हैं भारत के आपके क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। एशियाई उत्पादकता संगठन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। एशियाई उत्पादकता संगठन के बारे में विचार कर लेते हैं, कौन सा सही है। भारत वर्ष 2025-26 के लिए इसकी औपचारिक अध्यक्षता को ग्रहण किया है, करेक्ट है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। बी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षणों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के लिए जो आपकी स्वीकृति है वो दे दी है, तो हम कहेंगे दिल्ली। किसने, दिल्ली ने क्लाउड सीडिंग के लिए दे दी है आपकी मंजूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश का ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है, तो WHO के द्वारा, किसके, WHO के द्वारा ट्रकोमा मुक्त देश किस देश को किया गया है, तो हम कहेंगे भारत को किया गया। किसको, भारत को किया गया है। बढ़िया, अपने आप में ये खुशखबरी है। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक कौन सी पुस्तक किस लेखक समझते हैं। जनता की डायरी, जनता की कहानी की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय समझते हैं, करेक्ट है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ की बात की जाए तो पूजा पुजारा समझते, ये भी करेक्ट है। फेयरलेस की बात की जाए तो मोहिंदर अमरनाथ समझते, ये भी करेक्ट है। अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें शशि थरूर से सम्मति, ये भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ दिवस और तिथि है, कौन सा यहाँ पर गलत है बात करेंगे। जैसे बात करें अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस भाई साहब 8 मई को मनाया जाता है। कब मतलब 8 मई को मनाता है, 12 मई को नहीं मनाता है, तो सी ऑप्शन गलत है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में इसे बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा हाई हार्ट लैम्प के लिए प्रदान किया गया, करेक्ट है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा रहेगा एक और दो, दोनों ऑप्शन सही, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा इसको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हम कहेंगे 3 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तीनों अगर व्यक्तियों की बात करें तो आपके श्री MT वासुदेवन नायर है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, दूसरे आपके ओसामू सुजुकी हैं मरणोपरांत व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, तीसरी आपकी शारदा सिन्हा है कला के क्षेत्र में। इन तीनों लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नियुक्ति, और यहाँ पर व्यक्ति है, किसकी नियुक्ति किस क्षेत्र में हुई है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अनुराग भूषण की बात की जाए तो आपकी स्वीडन के भारत के राजदूत हैं, करेक्ट है। न्यायमूर्ति के सोमशेखर की बात की जाए तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी करेक्ट है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, ये भी करेक्ट है। प्रकाश मखदूम की बात करें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंधक, ये भी करेक्ट है। तो ए रहेगा, चारों ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं। चलिए बात करेंगे, हाल ही में संपन्न हुआ बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहां पर किया गया, तो हम कहेंगे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है झील और अवस्थिति है, कौन सी झील कहां की अवस्थिति। जैसे बेमनाड की बात करें केरल में, करेक्ट है। लोकटक मणिपुर में है, ये भी करेक्ट है। डल झील जम्मू कश्मीर में, ये भी करेक्ट है। और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे हमारा ए वाला रहे। 1 मिनट, अरे ये लोकटक झील मेघालय में नहीं, मणिपुर में, सॉरी मणिपुर में है, मणिपुर में है ना, मणिपुर में है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला रहेगा सही, बल्कि एक ऑप्शन बी वाला जो है वो गलत था, ध्यान रखिएगा। तो बेमनाड केरल में हो गई, लोकटक मणिपुर में हो गई, डल झील जम्मू कश्मीर में हो गई, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो गई। आपको ध्यान रखना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गई थी जल्दबाजी में, माफी चाहता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना और नदी सुमलित नहीं है। एक परियोजना और नदी है, कौन सी सुमलित नहीं है। जैसे बात की जाए नाथपा झाकरी सतलुज नदी पर, करेक्ट है। चमेरा की बात करें रावी नदी पर, ये भी करेक्ट है। दुलहस्ती की बात करें तो झेलम पर नहीं है, दुलहस्ती चिनाब नदी पर है, ध्यान रखना है। और आपकी बात करें बगलियार भी चिनाब नदी पर, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित मृदाओं पर विचार कीजिए, उनके कणों के आधार पर व्यास के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मृदाओं पर व्यवस्थित करना है और कणों के आधार और व्यास के आधार पर क्रम में इनको लिखना है। तो यहाँ पर बात करें कैसे करेंगे, सबसे पहले बजरी आएगा पहले नंबर पर, फिर बालू आएगा दूसरे नंबर पर, फिर गाद आएगा तीसरे नंबर पर, फिर चिकनी मिट्टी आएगी आपके चौथे नंबर पर। ऑप्शन हमारा ए वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये मिमी में होते हैं, ध्यान रखिएगा। वन एवं वृक्ष के बारे में बात करेंगे, जैसे कोड़धारी वन में बात करें चीड़ और फर पाया जाता है, मानसूनी वन में बात करें सागौन एवं साखू पाया जाता है, भूमध्य सागरीय वन में बात करें तो अल बुखारा एवं जैतून पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वन में महोगनी एवं रोजवुड पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है कि मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। मधुमलाई की बात करें यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो हम कहेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित। कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में आपका मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। शैडो बैंकिंग के संदर्भ पर विचार कीजिए। इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गए हैं, वेरी इंपोर्टेंट इकोनॉमी से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहाँ से ध्यान रखना है। शैडो बैंकिंग के बारे में बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात करिए संस्थाएं देश में वित्तीय समावेशन में सहायक होती है, करेक्ट है। अल्प विकसित और विकासशील देशों में इन बैंकों की भूमिका अधिक होती है, ये भी करेक्ट है। हम कहेंगे सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है। सबसे पुरानी नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो हम कहेंगे पूर्वी यमुना नहर है। कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी अब की नहर परियोजना है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में तांबे का उत्पादन किया जाता है, तो तांबे का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाता है, हम कहेंगे ललितपुर जिले में किया जाता है। ललितपुर जिले में तांबे का उत्पादन किया जाता है। लोक नृत्य है और क्षेत्र है, कौन सा लोक नृत्य के क्षेत्र से संबंधित है, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र से संबंधित है। ठर कहेरी नृत्य की बात करें तो सोनभद्र क्षेत्र संबंधित है। नटुआ नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र संबंधित है। राय नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है। महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, तो बदायूं जनपद में हुआ था। कहां पर, बदायूं जनपद में किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे सीमांत स्थायी सुविधा दर के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ रेट की बात कर रहा है, जो सीमांत स्थायी सुविधा दर होती है उसके बारे में विचार करना है। इस ब्याज दर पर जिसके आधार पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ओवरनाइट ऋण प्रदान करता है। कैसा देता है, ओवरनाइट, केवल एक रात के लिए यहाँ पर जो है ऋण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है, आपातकालीन स्थितियों में बैंकों की तरलता संबंधी समस्या को दूर करना है इसका उद्देश्य है। तो हमारा रहेगा एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के बारे में बात कर रहा है, किसकी, रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई थी, करेक्ट है। यह स्मॉल मैन बैंक के रूप में जाने जाते हैं, ये भी करेक्ट है। हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टीयर 1 पूंजी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। टीयर 1 पूंजी के बारे में बैंकों को वाणिज्यिक संचालन बंद किए बिना हानि वहन करने की दक्षता प्रदान है, करेक्ट है। यह बैंक की मूल और सर्वाधिक स्थायी पूंजी है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे हमारा एक और दो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक समय निकल निपटान क्या है, वास्तविक समय सकल निपटान के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। वास्तविक समय सकल निपटान के बारे में विचार करना है, कौन सा सही रहेगा। तो राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है यह, जो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन के हस्तांतरण की अनुमति देता है, करेक्ट है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि की कोई समय सीमा नहीं है, ये भी करेक्ट है। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आर्थिक समृद्धि के बारे में विचार करना है, यह अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, करेक्ट है। इस विशिष्ट उद्देश्यों लक्ष्यों को पूर्ण निर्धारित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन केवल एक ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे व्यक्तिगत आय के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही। व्यक्तिगत आय के संदर्भ में विचार करना है, यह एक व्यक्ति वर्ष में किसी व्यक्ति अथवा परिवार के द्वारा सभी स्रोतों से अर्जित आय आयकर भुगतान के पूर्व की हो, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें घरेलू क्षेत्र की क्रय विक्रय की क्षमता का पता चलता है, ये भी करेक्ट है। हम कहेंगे सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। सुलभ मुद्रा के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। सुलभ मुद्रा के बारे में इसकी पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, करेक्ट है। यह मुद्रा विश्व व्यापार के लिए मानक नहीं, विश्व व्यापार के लिए मानक नहीं है, तो ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, हम केवल ए ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, कौन सी है। ऐच्छिक बेरोजगारी के संदर्भ बताइए कौन सा सही है। इस स्थिति में श्रमिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, नहीं भाई ये गलत हो गया है ना। ऐसा कोई श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही नहीं चाहते हैं जो उनको रोजगार प्राप्त करने की इच्छा ना हो। दूसरा है अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में नहीं, सामान्य बेरोजगारी नहीं कहते हैं, तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथनों पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषणा सरकार फसल बोने के बाद करती है, नहीं ये भी गलत है। फसल बोने के बाद नहीं, फसल बोने से पहले करती है। न्यूनतम मूल्य के तहत सरकार के द्वारा किसानों को अपनी फसल के लिए दी जाने वाली कीमत की गारंटी होती है, हम कहेंगे हाँ ये सही है। तो हम कहेंगे केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाले पे टिक लगाएंगे। पहला वाला गलत है क्योंकि फसल बोने के बाद नहीं बल्कि फसल बोने के पहले ही घोषणा करती है कि एमएसपी क्या दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गिनी गुणांक
के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। गिनी गुणांक के बारे में, इसका प्रयोग आय और संपत्ति की असमानताओं को माप के लिए किया जाता है, करेक्ट है। यह लॉरेंज वक्र एवं निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल दर्शाता है, ये भी करेक्ट है। ये रहेगा 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। बाकू टू बेलेम रोड मैप के संदर्भ पर विचार करें, क्या है बाकू टू बेलेम रोड मैप के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। COP29 बाकू प्रस्तावित एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना है, करेक्ट है। वर्ष 2035 में विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऐसे कवि हैं, तमिल कवि हैं जो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो हम कहेंगे फिलीपींस में किया गया है। कहां पर, फिलीपींस में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और ये तमिल कवि थे, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में किया गया, भारत से बाहर किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो आपको ध्यान रखना है गणतंत्र दिवस परेड जो हुआ था, 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन की बात कर रहा है, स्पेन में किया गया था। कहां पर, स्पेन में किया गया था। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार के अनुसार किस राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश पर शिक्षा का सर्वाधिक व्यय किया जाता है, तो हम कहेंगे जम्मू कश्मीर। कहां पे, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा शिक्षा पर व्यय जो है किया जा रहा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक कच्छ वनस्पति दर्ज की गई है। कच्छ वनस्पति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भी हाल ही में दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तिथि को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो यूएन के द्वारा की गई है विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने की घोषणा 21 मार्च को मनाया जाएगा, ध्यान रखना है। हाल ही में जारी सीपरी की वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश ने सर्वाधिक हथियार आयात किए, सबसे ज्यादा आयात किसने खरीदे हैं, यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया हुआ है। हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत के स्थान पर रहा है, तो भारत आपके 6वें स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है। कौन से, भारत 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लू वीजा प्रणाली के संदर्भ पर विचार करिए, कौन सा ऑप्शन सही है। ब्लू वीजा प्रणाली के बारे में विचार करना है, बात करें, इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी प्रदान करना है, करेक्ट है। इसके पहले चरण में 20 स्थिरता विशेषज्ञों को यह वीजा मिलेगा, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे ए और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो अभी यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन लगाए, हमने 130 क्वेश्चन लगाए। अब आगे के 10 क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैथ की और रीजनिंग के क्वेश्चन है, और मैथ एवं रीजनिंग के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे सर लगवाते हैं मैथ रीजनिंग क्वेश्चन, वो बहुत अच्छे से लगवा लेते हैं, तो इसलिए हम उन पे डालते हैं, वो आपको मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसी से हिंदी के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो आएगी। किससे आएगी, हिंदी से रिलेटेड वीडियो आएगी, आप देख पाओगे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होंगे। तो हिंदी की वीडियो के लिए चैनल को एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप देख भी पाएंगे। अंतिम समय चल रहा है आरओ के लिए, तो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट है, बराबर करंट अफेयर की सीरीज भी आ रही है, सेंसस की सीरीज आ रही है, तो एक बार देखते रहिएगा और आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह करते जाइएगा, मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।